नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे बिजनौर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भरी हुंकार की, यूपी के सियासी चक्रव्यूह की। इसके अलावा आज हम बात करेंगे सड़क पर प्रदर्शन कर रही ममता बनर्जी की, और आखिर में हम बात करेंगे कर्मों के उस क्रूर चक्रव्यूह की जिसने 34 साल के बाद एक 84 साल के बुजुर्ग को जर्जर बुढ़ापे में जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से समझने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीडीएस सुरमणि ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, देश की रक्षा चुनौतियों पर की चर्चा। बेतवा नदी पुल हादसे पर बड़ा एक्शन, योगी सरकार ने गठित की 2 हाई लेवल कमेटियां। कीव में रूस का भीषण हमला, 1 की मौत, 20 घायल। दिल्ली के मुकद्दरपुर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद गिरी बिल्डिंग, मलबे में फंसा शख्स। राहुल गांधी और खड़गे ने पंजाब पर की बैठक, भूपेश बघेल के साथ की मीटिंग। कर्नाटक कांग्रेस को मिलेगा नया कार्यालय, कल शिलान्यास करेंगे राहुल गांधी और खड़गे। बड़ौदा समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश, गुजरात में बदला मौसम। वेदांता ग्रुप के दफ्तरों पर ईडी की रेड, फेमा नियमों के उल्लंघन का आरोप। चांदी के भाव में भारी इजाफा, सोना भी हुआ महंगा, 1,56,370 रुपए पहुंचा गोल्ड। शेयर बाजार में बिकवाली जारी, सेंसेक्स 350 अंक टूटा, निफ्टी 23,300 से फिसला। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने चिरपरिचित कड़े और तीखे तेवरों में नजर आए। जी हां, बिजनौर की ऐतिहासिक और महाभारत की पावन धरती से सीएम योगी ने अपराधी, आतंकियों की मानसिकता रखने वालों और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को ऐसा सीधा और कड़ा अल्टीमेटम दिया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सनसनीखेज सूर्या चौहान हत्याकांड को लेकर सीएम का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने साफ कह दिया, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी अब उत्तर प्रदेश में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही नहीं, गौ माता से लेकर बांग्लादेश के हिंदुओं और वक्फ बोर्ड की मनमानी तक सीएम योगी ने हर एक मुद्दे पर ऐसी होकार भरी है कि विरोधियों खेमे में हड़कंप मचा दिया है। आइए आपको बताते हैं सीएम योगी के इस भाषण की एक एक बड़ी और अंदर की बात जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा बढ़ा दिया है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 28 मई को बकरीद के दिन 17 साल के मासूम सूर्या चौहान की उसके ही कथाकथित दोस्त असद और उनके गैंग ने बेरहमी से चाकू गोद कर हत्या कर दी थी। इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कानूनिया हंटर पूरी ताकत से चला है। सीएम ने बेहद तल्ख लहजे में अपराधियों और उनके परिवार को चेतावनी देते हुए कहा, दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी, ये कैसी दोस्ती है? ये उत्तर प्रदेश में कतई स्वीकार नहीं होगा। अगर कोई अपने नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न। वहीं योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि उनकी सरकार पूरी संवेदना सिर्फ और सिर्फ कानून का पालन करने वाले शरीफ और सामान्य नागरिकों के साथ है। उन्होंने दबंगों और अपराधियों को 2 टूक लहजे में संदेश दिया कि अगर सामने खर दूषण होंगे
तो उनके खात्मे के लिए शख्स उठाना ही होगा। आपको बता दें, इस खौफनाक वारदात के पीछे की जो कहानी सामने आई है वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मृतक सूर्या के दोस्त आयुष के मुताबिक आरोपी असद ने सूर्या को बकरीद की कुर्बानी दिखाने के बहाने फोन करके नवनीत कॉलोनी में बुलाया था। पुरानी रंजिश के तहत जैसे ही सूर्या वहां पहुंचा, असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक सहित कई युवकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। बातों बातों में ही असद ने सूर्या के पेट में चाकू घोंप दिया। अपनी जान बचाने के लिए सूर्या करीब 200 मीटर तक लहूलुहान हालत में भागा, लेकिन बेरहम हमलावरों ने उसे दौड़ा कर दोबारा चाकुओं से गोद डाला। अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार को सूर्या ने दम तोड़ दिया। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी असद को रविवार को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इसके अलावा मामले में नामजद 5 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और एक फरार आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, मारे गए आरोपी असद के खेड़ा स्थित मकान पर प्रशासन ने बाकायदा नोटिस चस्पा कर दिया है। यदि जांच में मकान अवैध पाया गया तो बहुत जल्द वहां बाबा का बुलडोजर गरजता दिखाई पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बिजनौर के मंच से सीएम योगी ने उस मौलानाओं और मौलवियों पर भी तीखा निशाना साधा जो आजकल गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। सीएम ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ राजनीति और दिखावे के लिए ये मांग कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपने उन अनुयायियों को समझाना चाहिए जो बकरीद जैसे त्योहारों पर गाय की तस्वीर लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने गौ हत्या करने वालों और उनका मौन समर्थन करने वालों को सख्ती से आगाह किया है कि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या के खिलाफ बेहद कड़े कानून लागू हैं। जो भी इस पाप में शामिल होगा उसे इसका भुगताना देना ही पड़ेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गाय को केवल एक जानवर मानने वाले लोग अपने संकीर्ण मानसिकता का इलाज करवाएं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। वहीं उत्तर प्रदेश की बदलती कानून व्यवस्था का गर्व से उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में शिवरात्रि, कांवड़ यात्रा, कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी आते ही तनाव और दंगों की खबरें सामने आने लगती थीं। लोग सहम जाते थे, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार में पूरा प्रदेश बदल चुका है।
अब सारे त्योहार पूरी शांति, सौहार्द और भव्यता के साथ मनाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में संदेश दिया कि विकास की योजनाएं, चाहे बिजली हो या कर्ज माफी, बिना किसी जाति या मजहब को देखते हुए की जा रही हैं। सबका साथ सबका विकास का वायदा जमीन पर पूरा हो रहा है, तो देश भी नागरिकों से कानून व्यवस्था के सम्मान की अपेक्षा रखता है। तो ये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो कड़वे और बेबाक बोल, जिन्होंने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों और कानून को हाथ में लेने वालों की अब खैर नहीं। गाजियाबाद के सूर्या चौहान को न्याय दिलाने के लिए जहां मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया जा चुका है, वहीं सीएम ने साफ कह दिया कि समाज के दुश्मनों से निपटने के लिए सरकार शस्त्र उठाने और बुलडोजर चलाने से पीछे नहीं हटेगी। महाभारत की इस धरती से योगी आदित्यनाथ का यह संदेश बेहद साफ है कि सज्जनों के लिए हम सज्जन हैं और दुर्जनों के लिए हम महादुर्जन। अब देखना यह होगा कि सीएम की इस खुली चेतावनी के बाद अपराधियों के मददगारों और नालायक औलादों को शह देने वालों पर इसका कितना असर देखने को मिलता है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन इस समय जो सुगहाट लखनऊ के हजरतगंज से निकलकर दिल्ली के लुटियस चौन तक तैर रही है, उसने पूरी राजनीतिक बिसात को हिलाकर रख दिया है। जी हां, अमूमन शांति दिखाने वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति के भीतर इस वक्त एक ऐसी चुनावी खिचड़ी पक रही है जिसकी खुशबू या तो यूं कहें कि गर्माहट से हर दल के दफ्तर में हलचल बढ़ा दी है। सवाल एक ही है कि क्या उत्तर प्रदेश में वक्त से पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? वैसे तो नियम के अनुसार 18वीं विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2027 तक है और माना जा रहा था कि फरवरी मार्च 2027 में सूबे की किस्मत का फैसला होगा, लेकिन अचानक अंदर खाने से आ रही खबरों के कयासों के बाजार को सुपरफास्ट रफ्तार दे दी है। जी हां, चर्चा है कि चुनाव 27 की शुरुआत में होने थे, वो इसी साल यानी कि नवंबर दिसंबर के गुलाबी जाड़े में कराए जा सकते हैं। इस एक कयास ने नेताओं के आराम पर ब्रेक लगा दिया है और सियासी दलों ने अपनी तैयारियों का गियर टॉप पर डाल दिया है। आइए इस पूरे सियासी चक्रव्यूह और इसके पीछे के कारणों को आपको समझा देते हैं। दरअसल इस पूरी इनसाइड स्टोरी के केंद्र में है राष्ट्रीय जनगणना। सूत्रों की माने तो जनगणना विभाग ने निर्वाचन आयोग को साफ तौर पर आगाह कर दिया है कि अगले साल फरवरी और मार्च के दौरान देश भर में महाजनगणना का काम पूरी तेजी से किया जाना है। इसे कैबिनेट से हरी झंडी भी मिल चुकी है। अब ऐसे में पेश समझिए, दरअसल जनगणना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसके तहत प्रशासनिक अमले और सरकारी कर्मचारियों को एक एक घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है। ये देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायतों में से एक है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जैसे ही विशाल राज्य में विधानसभा चुनाव कराना अपने आप में किसी महायज्ञ से कम नहीं है, जिसमें लाखों सुरक्षा बलों और प्रशासनिक कर्मचारियों की जरूरत होती है। ऐसे में प्रशासनिक अमले के लिए एक ही समय पर इतनी बड़ी जनगणना करना और उत्तर प्रदेश का चुनाव संभालना लगभग असंभव है। अब चुनाव आयोग के पास इस चुनाव को आगे टालने का विकल्प तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है, जो कोई नहीं चाहता। ऐसे में चुनाव आयोग के नियमों का वो क्लॉज बाहर निकल गया है जिसके मुताबिक विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले कभी भी चुनाव कराया जा सकता है और इसके लिए संसद की मंजूरी की भी जरूरत नहीं होती है। बस यही वजह है कि चुनाव को समय से पहले करके नवंबर दिसंबर में शिफ्ट करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। ऐसे में अगर वक्त से पहले चुनाव कराने की बात पर मोहर लगती है तो जनवरी को छोड़कर नवंबर दिसंबर का समय ही सबसे मुहिम क्यों माना जा रहा है, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है और वो है उत्तर प्रदेश का मौसम। जी हां, अगर चुनाव जनवरी में कराए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और विजिबिलिटी जीरो होना एक बहुत बड़ी बाधा बन जाते हैं। खराब मौसम के कारण बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाते हैं, लैंडिंग में दिक्कत होने लगती है और रैलियां रद्द करनी पड़ती हैं, जिससे चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रभावित होता है। इसके उलट नवंबर और दिसंबर में गुलाबी ठंड होती है, मौसम साफ रहता है और नेताओं से लेकर जनता तक के लिए माहौल बिल्कुल मुफीद होता है। आपको बता दें, इस समय
पूर्व चुनाव की अटकलों को सबसे ज्यादा हवा बहुजन समाज पार्टी के बदले हुए तेवरों से मिली है। जरा फ्लैक्स बैक में जाइए और सोचिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पर सिमटने वाली और 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब करीब शांत रहने वाली बीएसपी अचानक इतनी एक्टिव कैसे हो गई। जो पार्टी 4 साल तक सुस्त अवस्था में दिख रही थी वो अचानक जमीन पर उतर आई। जाहिर है 24 मई को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग की जिसमें उन्होंने सीधे कार्यकर्ताओं को जोश भरते हुए कहा कि जनता को एक बार फिर से आजमाई हुई बीएसपी और उसकी आयरन लेडी पर भरोसा करना चाहिए। इतना ही नहीं, पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन और जमीनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। गांव और बूथ स्तर पर समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है और दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक समुदाय के बीच भाईचारा कमेटियों को फिर से जिंदा किया जा रहा है। लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। हालांकि सरकार या संगठन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं आया, लेकिन पार्टी के भीतर की हलचल बता रही है कि तैयारी जोरों पर है। 10 मई 2026 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में 6 नए मंत्रियों को शामिल किया और 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर स्वतंत्र प्रभार दे दिया। वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने ओबीसी समुदाय के कद्दावर नेता और 7 बार के सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंप दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी की 43 सदस्यीय मुख्य टीम में करीब 30 से 50 तक नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी पार्टी की मीटिंग्स में नेताओं और कार्यकर्ताओं से साफ साफ कह चुके हैं कि सरकार कभी भी वक्त से पहले चुनाव का पासा फेंक सकती है, इसीलिए ढीले मत पड़ो। अखिलेश लगातार अपने पीडीए एजेंडे को धार दे रहे हैं। सपा का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हालिया राज्यों के चुनाव की जीत की प्रक्रिया का फायदा उठाने के लिए जल्द चुनाव कराना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के लिए तैयार है। फिलहाल आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त हो रहा है और तय शेड्यूल्स के हिसाब से फरवरी-मार्च 2027 में ही नई विधानसभा के लिए वोट डाले जाने चाहिए। केंद्र सरकार या चुनाव आयोग ने अभी तक इस सस्पेंस से पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत का नियम है कि यहाँ जो दिखता है वो नहीं होता और जो होता है वो कभी दिखाई नहीं देता या अचानक से दिखाई पड़ता है। ऐसे में जनगणना का प्रशासनिक दबाव और राजनीतिक दलों के भीतर मची ये अभूतपूर्व खलबल इशारा कर रही है कि पर्दे के पीछे कुछ तो बड़ा पक रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता 2027 की तपती गर्मी से पहले 2026 की इस गुलाबी ठंड में ही ईवीएम का बटन दबाती है या फिर ये महज अफवाहों का एक और सियासी गुब्बारा साबित होता है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में दीदी के नाम से मशहूर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की सियासत का सफर जिस सड़क से शुरू हुआ था, घूम फिर कर उनकी राजनीति आज फिर उसी सड़क पर आकर खड़ी हो गई है। कभी सिंगूर और नंदीग्राम के ऐतिहासिक आंदोलनों के जरिए 34 साल के मजबूत वामपंथी किले को जमींदोज करने वाली ममता बनर्जी करीब 1.5 दशक तक सत्ता के शीर्ष पर रहने के बाद एक बार फिर आंदोलन कर रही है। लेकिन इस बार लड़ाई सत्ता पाने की नहीं, बल्कि सत्ता गंवाने के बाद अपनी पार्टी के वजूद और साख को बचाने की। जी हां, आज की तारीख में कोलकाता का रानी रमोशनी एवेन्यू इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है और सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने और पूर्व मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता की सड़कों पर उतरकर सीधे नई शुभेंदु सरकार और केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी नेताओं पर हो रही कथित हिंसक हमलों और अपनों की बगावत के चौतरफा संकट से घिरी बंगाल की बेटी ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। आइए बंगाल के इस तड़कते भड़कते सियासी ड्रामे और इसके पीछे छिपे गहरे संकट को पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस पूरे सियासी बवाल की शुरुआत सोमवार से ही हो गई थी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी समेत पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए कथित हमलों के विरोध में ममता ने आज मंगलवार को दोपहर 1 बजे से कोलकाता की सड़कों पर धरने पर बैठने का ऐलान किया था। हालांकि कोलकाता पुलिस ने उन्हें वाई
सर्किल पर धरना प्रदर्शन की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन प्रशासनिक बंदिशों के बावजूद ममता बनर्जी अपनी जिद पर अड़ी रही। सोमवार को ही उन्होंने खुलेआम हुंकार भरते हुए कह दिया था कि अगर कोलकाता में धरना प्रदर्शन की परमिशन नहीं दी गई तो मैं अकेले दिल्ली जाकर प्रदर्शन करूंगी, लेकिन झुकूंगी नहीं। वहीं आज मंगलवार को अपने आवास से निकलने के बाद ममता बनर्जी ने सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर सीधे भारी सुरक्षा और समर्थकों के हुजूम के साथ रानी रमोनी एवेन्यू पहुंच गईं। तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक 2 घंटे के इस धरने का नेतृत्व खुद ममता बनर्जी ने किया। हालांकि कहने को तो इस धरने को कोलकाता में अवैध इमारतों को गिराए जाने और रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले फेरी वालों को हटाए जाने जैसे प्रशासनिक मुद्दों से जोड़ा जा रहा है, लेकिन दरअसल कहानी राजनीतिक प्रतिशोध की है। टीएमसी का सीधा आरोप है कि पार्टी के शीर्ष नेताओं को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले ने आग में घी डालने का काम किया। हालांकि इस हमले के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन टीएमसी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। टीएमसी नेताओं का आरोप है कि विपक्षी दल और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से उन्हें प्रताड़ित कर रही हैं। आपको बता दें, ममता बनर्जी के लिए बाहरी दुश्मनों या विरोधियों से लड़ना कभी मुश्किल नहीं रहा, लेकिन इस वक्त उनके सामने जो सबसे बड़ा और डरावना संकट है वह है पार्टी का आंतरिक बिखराव। सत्ता से बाहर होते ही तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक भयंकर आंतरिक विरोध भड़क उठा है। विधायकों और सांसदों के बीच अपनी राजनीतिक सुरक्षा को लेकर भारी बेचैनी है। उन्हें लग रहा है कि सत्ता जाने के बाद अब टीएमसी के साथ रहने से उनका व्यक्तिगत और राजनीतिक भविष्य दांव पर लग सकता है। इसकी सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बानगी तब देखने को मिली जब ममता बनर्जी ने पार्टी की एक बेहद महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से 60 विधायक पहुंचे ही नहीं। 80 में से 60 विधायकों का किनारा कर लेना ममता के लिए किसी बड़े झटके से कम न था। इस अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाते हुए ममता ने सोमवार को 2 बागी विधायकों को पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया। ममता ने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर पैसे और पुलिस के दम पर टीएमसी को तोड़ने का आरोप जड़ दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति का इतिहास गवाह है कि यहाँ दल बदलते हैं, नेता बदलते हैं, लेकिन जमीन पर वोट बैंक वैसा ममता बनर्जी के चेहरे और उनके व्यक्तिगत करिश्मे पर ही पड़ता रहा है। ममता बनर्जी को देश की सबसे जुझारू और संघर्षशील नेताओं में गिना जाता रहा है। संकट के इस दौर में सीधे जनता के बीच चले जाना ही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी रही है। ऐसे में एक बार फिर ममता बनर्जी ने अपने सबसे अचूक हथियार यानी कि विक्टिम कार्ड और बंगाली अस्मिता को धार देना शुरू कर दिया है। वह जनता के बीच ये नैरेटिव सेट करने के लिए कोशिश कर रही हैं कि बाहरी ताकतें मिलकर बंगाल की बेटी को प्रताड़ित कर रही हैं और गद्दार नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। शुभेंदु सरकार पर हमला बोलते हुए ममता ने दावा किया कि चुनाव के बाद टीएमसी के 2500 पार्टी दफ्तरों को तोड़ दिया गया और 10,000 कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया गया। हालांकि बेशक बागी विधायकों और सांसदों के जाने से टीएमसी के संगठन ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचा है और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत ये भी है कि आम जनता भले ही टीएमसी के स्थानीय नेताओं या सिंडिकेट से नाराज हो, मगर ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता आज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुल मिलाकर ममता का ये सड़क आंदोलन दरअसल विरोधियों से ज़्यादा अपनी पार्टी के बीच हुए नेताओं और जमीनी कैडर को एक बड़ा संदेश है कि दीदी अभी थकी नहीं है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या ममता बनर्जी इस सड़क की सियासत के जरिए अपनी पार्टी में लग रही सेंध को रोक पाएंगी या फिर बंगाली अस्मिता का ये कार्ड एक बार फिर बंगाल की राजनीति का खेल पलट पाएगा। टीएमसी बचेगी या फिर बिखर जाएगी, इसका फैसला इस बात से होगा कि ममता बनर्जी इस सियासी बवंडर के बीच कितनी जल्दी नए और वफादार नेतृत्व को खड़ा कर पाती है। फिलहाल कोलकाता की सड़कों पर शुरू हुआ ये संग्राम दिल्ली तक कड़ाके की गूंज पैदा करने के लिए तैयार है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं।
कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और वक्त का पहिया जब घूमता है तो इंसान के कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते, चाहे जवानी के जोश में किया गया गुनाह कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उसका हिसाब चुकाना ही पड़ता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रही एक बेबस, लाचार और कांपते बुढ़ापे की तस्वीर इस कड़वे सच की सबसे बड़ी और जीवंत गवाही दे रही है। तस्वीर और वीडियो में दिख रही ये ढलती उम्र किसी बीमारी या अकेलेपन की मारी नहीं, बल्कि ये कानून के उस इंसाफ की चौखट पर खड़ी है जहां पहुंचने में पूरे 34 साल लग गए। जिस उम्र में एक बुजुर्ग को अपने बेटों, पोतों और परिवार के सहाय की ज़रूरत होती है, सिर पर अपनों का हाथ और आंखों में सपनों का प्यार होना चाहिए था, उस उम्र में वैशाली के 84 वर्षीय बुजुर्ग दीप राय को 2 लोगों के सहारे लड़खड़ाते कदमों से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है। इस झकझोर देने वाले वाक़ये ने सोशल मीडिया से लेकर समाज के हर वर्ग को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल आज से करीब 34 साल पहले के वक्त के पन्नों को पलटें तो तारीख थी 10 नवंबर 1992। बिहार के वैशाली ज़िले में सुबह की धूप अभी खिली थी। अदालत राय नाम के एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अपने घर के दरवाजे पर सुकून से बैठे थे। तभी जवानी के जोश और आपसी रंजिश के चश्मे में चूर दीप राय अपने परिवार के 5 अन्य लोगों के साथ हाथों में घातक हथियार और बंदूक चमकाते हुए वहां आ धमके। विवाद रास्ते पर कांच के टुकड़े बिछाने को लेकर शुरू हुआ था। जब अदालत राय और उनकी पत्नी ने इस कृत्य का विरोध किया तो दीप राय और उनके साथियों का खून खौल उठा। उन्होंने आओ देखा न ताओ हथियारों से लैस होकर उस दंपत्ति पर जानलेवा हमला कर दिया, गोलियां चलाई और लहूलुहान कर दिया। उस वक्त दीप राय शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जवानी की दहलीज पर किया गया ये जघन्य अपराध एक दिन उसके बुढ़ापे को जीते जी नर्क में डाल देगा। इस खूनी संघर्ष के बाद 13 मार्च 1993 को पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया। 17 जून 1999 को आरोप तय किए गए। इंसाफ की डगर इतनी लंबी और सुस्त थी कि देखते ही देखते 3 दशक बीत गए। इस लंबी कानून लड़ाई के दौरान इंसाफ का इंतजार करते करते और तारीख भुगतते भुगतते इस केस के 4 अन्य आरोपियों की मौत हो गई। वक्त गुजर गया, दीप राय की उम्र ढलती गई, काली जुल्फें सफ़ेद हो गईं, चौड़ा सीना झुककर कमान हो गया और जो हाथ कभी हथियार उठाते थे वो अब खुद को संभालने के लिए कांपने लगे। लेकिन फाइलें बंद नहीं हुई। आखिरकार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया। अपर लोक अभियोजक मुताबिक अदालत के इस केस के एकमात्र जीवित बचे 84 वर्षीय आरोपी दीप राय को दोषी करार दिया गया। इसके बाद अदालत परिसर का वह नज़ारा जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गईं और दिल दहल गया। जो बुजुर्ग अब मुश्किल अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था, जिसके शरीर का ढांचा पूरी तरह के साथ छोड़ चुका है, जिसे बैठने के लिए 2-2 लोगों के सहारे की दरकार होती है, उसे पुलिस वाले जेल ले जाने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा रहे थे। मौत शायद उसके दरवाजे पर कभी भी दस्तक दे सकती है। उनका शरीर जर्जर हो चुका है, लेकिन कानून की नज़र में वह एक मुजरिम है। 2 लोगों ने उनकी कांपती बाहों को थामा और घिसटते कदमों से उन्हें सलाखों की तरफ ले गए। इसी लम्हे का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो अब देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। जाहिर है जवानी का गुस्सा, वो चंद मिनटों की बगावत और नफरत इंसान की पूरी जिंदगी को किस कदर तबाह कर सकती है। दीप राय का ये बुढ़ापा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सच्ची कहा गया है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। देखा जाए तो चाहे गाजियाबाद के शूर्या चौहान हत्याकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो कड़ा हंटर हो, उत्तर प्रदेश में वक्त से पहले चुनाव की वो सुगहाट हो, या फिर कोलकाता की सड़कों पर अपनी साख बचाने के लिए लड़ती ममता बनर्जी का वो आक्रोश, आज की तमाम बड़ी खबरों ने ये साफ कर दिया कि सियासत और समाज में बदलाव की बयार बहुत तेजी से बह रही है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।